नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। आपका काम है सर प्रोफेशन है मतलब स्कूल को चलाना। जब आप चला रहे थे, जब तो आपने स्कूल को स्टार्ट किया, उस समय कैसा माहौल था पूरे गांव का? क्योंकि जब 24 दिसंबर 1998 को मैं एक बार पूर्णिया गया, तो वहीं पर किसी लड़की की शादी के संबंध में गया था। तो वहाँ पर जिनके घर गया था उन्हीं में से किसी ने हमसे सरकंडा में किसी लड़की की शादी की चर्चा की, तो क्वालिफिकेशन हमसे पूछा बच्चों का वहाँ। तो दूसरे लोगों ने कमेंट कर दिया बच्चों का क्वालिफिकेशन, हाँ, कि जो लड़की वहाँ हम शादी के लिए हम मेरे बारे में पूछा गया कि वहाँ कोई लड़की है जो अच्छे एजुकेशन वाली हो। अच्छा। तो हमको मैंने हम अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं। तो दूसरे लोगों ने उसी समय कमेंट कर दिया कि सरकंडा में तो कोई हाई स्कूल है नहीं, फिर वहाँ की लड़की 8 क्लास से ज़्यादा क्या पढ़ सकती है। तो उनके माइंड में था कि वहाँ पर तो स्कूल ही नहीं, जो कि लड़की पढ़ेगी कहाँ से। तो मेरे मन में बड़ा ग्लानि हुई इस बात से। मैं उस समय 24 दिसंबर 1998 से यहाँ पर विद्यालय चला रहा था, सरस्वती शिशु मंदिर, जो झारखंड में जो विद्या भारती एक संस्था है उससे संचालित होती थी, वो रिकॉग्नाइज्ड है। और उसी पीरियड में मैं गया था। तो मेरे मन में वहीं पर एक भावना जगी कि जब तक मैं सरकंडा में लड़कियों के एजुकेशन के लिए एक अच्छा विद्यालय नहीं खोल लूँगा, तब तक दम नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हमारे गांव का एक अभिशाप है कि बच्चे 8वीं तक हैं, ऐसे लोगों के मन में भावना है। और मैं वहाँ से लौटा और अपने शिक्षकों के साथ में, कुछ ग्रामीणों के साथ में बैठक कर एक हाई स्कूल संचालन का प्रस्ताव रखा। मध्य विद्यालय सरकंडा से उत्तीर्ण हुए जो बच्चे थे, मात्र 13 बच्चों का नामांकन मैंने प्राइवेट रूप में 9th क्लास में लिया। अब बच्चे यहाँ तो पढ़ते थे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं था कि मैट्रिक देंगे कैसे। मैंने जेके हाई स्कूल के से संपर्क किया, तो उन्होंने भी कुछ अपना प्रक्रिया बताया। तो अपने सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट बनाकर मैंने डीओ के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया कि दूर दूर तक विद्यालय नहीं है, मतलब 15 किलोमीटर परिधि में कोई विद्यालय ही नहीं। तो वहाँ से डीओ साहब आदेश किए और सबसे पहली बार इस विद्यालय से 7 लड़की 15 लड़के यहाँ से उत्तीर्ण हुए, जिसमें अमर कुमार यादव यहीं के थे जो अभी जॉब में हैं। उस बैच के लगभग बच्चे जॉब में हैं। उस बैच के लड़कियां तो नहीं है, लेकिन बात है कि उस समय कटिहार में या पूर्णिया में जो हमसे बात हुई थी लोगों से, हमने उसका मुआयना किया था सरकंडा में आकर। तो उसमें सिर्फ 2 लड़की यहाँ मैट्रिक पास थी और गांव में सिर्फ 1 या 2 लोग जॉब में थे उस समय जो अपने स्कूल प्रचालन किया था। हाँ। तो उसके बाद से 2005 तक 6 में भी मैंने जेके हाई स्कूल से ही बच्चों का संख्या थोड़ी बढ़ती गई, 22, 20, 25, 30, 40। लेकिन 2007 में झारखंड सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाला पेपर में, विज्ञापन कि भाई दूर दूर तक यदि विद्यालय नहीं है कहीं और विद्यालय पहले से संचालित हो रहा है, तो उनका फाइल जमा किया जाए। अगर उसको सही पाया गया तो हम उस विद्यालय को सरकार से मान्यता दिलवा देंगे। तो मैंने भी फाइल जमा किया। तो 2008 में पूरे झारखंड में जितने भी इस तरह के विद्यालय थे उनको स्थापना अनुमति मिल गई। और तब से अब तक इसी विद्यालय से बच्चों का पंजीयन फॉर्म, इन बच्चे इसी विद्यालय से परीक्षा देते हैं। और 2008 से लेकर 2023 तक 17 तक तो थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ। 17 तक 98 से लेकर के 17 तक 98 से शिशु मंदिर चल रहा था ना, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2002 में। आपका स्ट्रगल तो वहीं से चालू हाँ, 98 से 17 तक। लाइफ का स्ट्रगल तो मेरा 89 से चालू है। 89। क्योंकि जिस समय मैं मैट्रिक किया था ना, उस समय मेरे पिताजी एक्सीडेंट कर गए थे और बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैट्रिक करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पिता एक ही सिर्फ कमाने वाले थे और तो मैं खुद पढ़ता था
और ट्यूशन करके उनका इलाज करवा रहा था। दोनों का। मैं आज तक कभी रेगुलर कॉलेज भी नहीं गया हूँ और मैंने इंटर की पढ़ाई की, बीए किया, बीएड किया और 2017 के बाद अपने विद्यालय के शिक्षकों के लगन, मेहनत और समाज का जो पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ तो आज तक विद्यालय का रिजल्ट 90+ ही रहा है और ज़्यादातर वर्ष 100 ही रहे हैं। सर आपका स्कूल भी तो गांव में है, उसके बावजूद भी आप 90% रिजल्ट दे रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय वाली बात है। कौन कहता है कि गांव में बच्चों में नहीं होते हैं? क्योंकि सर सोर्सेज का कमी होता है और सब जगह में डिजिटल सोर्सेज है, उन तरह से लोगों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन आपके पास ऐसा सोर्सेज नहीं है, ना गवर्नमेंट का भी आपको ऐसा शायद सोर्स दी होगी कि लीजिए पढ़ाइए। सब कुछ जो भी आपने किया है वो शायद अपनी मेहनत के बदौलत या फिर कुछ और ज़्यादा स्ट्रगल करके बच्चों को जितना हो सके देने की कोशिश करी। हम लोग पढ़ाई के अतिरिक्त जी घर में बच्चों के घर जाकर बीच बीच में अभिभावकों को प्रेरित करना, बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, ये राज की बात है। और मैंने क्लास में जो बच्चे कमज़ोर मिल जाते हैं जी अमूमन होते हैं सारे स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में। आजकल तो 8 क्लास से 9th में बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, तो हम बच्चों को 90% बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते अभी भी। कहाँ से सर? कौन से क्लास में? 8 क्लास से जो बच्चे पास करके आते हैं आसपास के विद्यालयों से। 8 क्लास के वो गवर्नमेंट स्कूल से ही आपके पास आते हैं, फिर आपको वहाँ से लेके 90% रिजल्ट देना, ये शिक्षक का बहुत कड़ा मेहनत है और गार्जियंस भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे। गार्जियंस उस टाइम क्यों मेहनत नहीं करते जबकि उसका बच्चा 1 से लेके 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? उस टाइम क्यों मेहनत करते हैं जब आपके स्कूल में आ जाता है? उनको मोटिवेट करने वाला कोई होता नहीं, बच्चों के प्रति, बच्चों की पढ़ाई के प्रति जगाने वाला कोई नहीं मिलता उसको। चलो आपके गाइडलाइंस के साथ साथ फिर आप उनके पिताजी या फिर उनके माताजी को भी बताते रहते कि इन पर ध्यान दीजिए। पिताजी तो ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन माताजी चूँकि घर में रहती हैं और उनको उनकी जिम्मेदारी को हम समझाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप जहाँ हैं वहीं नहीं रहेंगे, आपको अपने बच्चे को और ऊंचे स्थान पर ले जाना है। और अभी के समय में आप आकलन करेंगे तो अपने जोगीचक जयरामपुर उच्च विद्यालय सरकंडा से पढ़े हुए लगभग 100+ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आपके पुलिस इंस्पेक्टर और रेलवे में तो अनगिनत ये सराहनीय वाली बात है। ये जॉब मिलेंगे आपको। आज का आकलन गाँव में जाकर देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और इस मतलब वहाँ से आप 100 लोग मतलब आपके स्कूल से बच्चे पढ़े हुए 100 लोग जॉब में, ये काफ़ी सराहनीय बात है। चलिए इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद है। तो चलिए ये गांव का सहयोग, आप सबों का सहयोग, क्योंकि आप समाज आगे नहीं आएगा ना शिक्षा के क्षेत्र में तो हम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा के बिना कुछ नहीं, सब तो पशु के समान। सर एक बात बताइए, जब आपने स्ट्रगल करना चालू किया स्कूल को लेकर कि मुझे पढ़ाना है, तो काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि कोई भी इंसान को कोई भी काम करने से पहले उनके परिवार या फैमिली वाले रोकते हैं कि तुम्हारा कैरियर इसमें है कि नहीं है, क्योंकि जब आपने शुरू किया उसमें तो एकदम से बच्चे नहीं आ गए होंगे, उसमें तो 1 2 जिस समय मैं मैट्रिक कर रहा था ना जी, तो उस समय हमारे साथ एक हमारे मित्र थे अभिजीत मंडल जी, दोनों साथ पढ़ते थे, तो उनसे हमारी कभी वार्ता होती थी। तो मेरा मन शुरू से बचपन से पता नहीं, जैसे कुछ लोगों को होता ना कि हम ये चीज़ कभी नहीं खाते, हम उनके मन में पहले से रहता है हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमारे मन में एक भावना थी कि हम अगर अपने जीवन में कुछ बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे या मास्टर बनेंगे। तो हमारे मित्र जो अभिजीत है कभी कभी कमेंट करते थे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमको नौकरी मिल ही जाएगी टीचर की, या तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है कि तुमको डॉक्टर बना देगा। हमने मेरे पिताजी के पास तो पैसा इतना नहीं है कि डॉक्टर बनाएगा, लेकिन अगर टीचर ना बन सका तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट टीचर बनाती है ना, हम खुद टीचर तो बन सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी रहेगी तो। आपके पास उसमें खुद में कॉन्फिडेंस था कि हम एक शिक्षण का कार्य मैं खड़ा हो सकता हूं। हाँ, और मैं पैर में खड़ा नहीं, हम समाज को अपना सेवा देना चाह रहे थे और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है हमने समाज के लिए बहुत। तो सर जब आपने पढ़ाना चालू किया तो उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब आपने शुरू किया था पढ़ाना तो उस समय गवर्नमेंट जॉब की इतनी होड़ नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज जैसे अभी है कि आपको जॉब ही लेना है और वही सबसे बेहतर चीज़ है, लेकिन शायद ये गलत तरीका है, नजरिया है लोगों का देखने का कि गवर्नमेंट जॉब ही एवरीथिंग है। देखिए ऐसा है कि पढ़ना केवल जॉब लेना नहीं है जी। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान एक अच्छा किसान भी बन सकता है जी। और लोगों में उस समय इसलिए जॉब लेने की होड़ थी, लोगों में गाँव में एक भ्रम थी, मैंने जो सही आकलन किया था कि भ्रम थी कि जिनके पास पैसे हैं उसी को जॉब मिलती है। जब बच्चों को इसे कहा जाता था ना सर पैसा तो मेरे पास है नहीं,
तो आज तो लोग पैसा देकर, लेकिन ये भ्रम थे समाज में, हम लोगों ने ये भ्रम दूर किया। और लोग आज आप जाकर बगल में देखेंगे कहीं कहीं बहुत 10 बच्चे 15 बच्चों की एक टीम बनाकर लोग तैयारी में जुटे हैं और हर साल 2 4 5 जा रहे हैं। इस बार भी गए 2 4 5। मैंने थोड़ा सर्वे किया इस गाँव में, तो पता चला कि जब शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, उसमें आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि गांव की हर घर से लड़कियां निकलकर पढ़ने के लिए सामने आई। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात पर? एकदम 100% सच्चाई है। जिस समय मैं कुछ यहाँ पर हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहा या शिशु मंदिर में पढ़ाने के लिए आया था, तो क्या बताऊँ, इस गांव में लोग यह डरते थे कि अपनी लड़कियों को घर से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान तो अभी चल रहा है। हाँ। अभी लग रहा है लोगों को बेटी की शिक्षा जरूरी, लेकिन आप उस समय दे रहे थे और गाँव में दे रहे थे, ये बहुत बड़ी लोगों को जाकर बताना पड़ा बेटी की पढ़ाई वैल्यू कितनी है। मैं यही कहता था लोगों को कि एक बेटे की पढ़ाई केवल बेटे तक सीमित रह जाती है, अगर एक बेटी की पढ़ाई हो जाए तो पूरे घर को संभाल लेती है और घर की पूरे घर को वह जो है एजुकेशन मोड में ला देती है। सर इस पूरे अभियान में जब आपने मतलब चालू की, जब आपने पढ़ाना शुरू किया, तो आप तो अकेले नहीं हो और भी कोई लोग? मेरे साथ 7 8 10 लोगों की टीम थी। वो सर सारे 7 8 लोग अभी तक आपके साथ हैं? नहीं, कुछ लोगों का एज समाप्त हो गया तो छोड़ दिए, कुछ लोग नए लोग आए। अभी ज़्यादातर हमारे अपने ही विद्यालय से जो 2013 14 15 में बच्चे पास किए हैं, और एकदम चूँकि आज की पढ़ाई के लिए ना न्यू जनरेशन आवश्यक है, तो वो सब बच्चे अभी हमारे साथ टीचर हैं जिसको आपने पढ़ाया। हाँ, वो मतलब आपने शिक्षा भी दी और ऊपर से उसको कुछ काम। अभी आने का रीजन है कि चलो 200 रुपये ही लेते हैं। बस हमारा उद्देश्य भी तो यही है कि बच्चा पैसे के कारण से ना भाग जाए। मतलब पढ़ाई पैसे पर हावी ना हो जाए। हाँ, ये भी पैसे के कारण से उसकी पढ़ाई ना जाए। बहुत सारा हम लोगों ने किया है साहब कि अपने ही गांव में एक प्रहलाद स्वर्णकार की बेटी थी रेखा, उनके माता पिता पहले ही गुजर गए थे, बहुत गरीब थे। हम लोगों ने एक पैसा उनसे नहीं लिया और यहाँ तक कि अपने खुद के पैसे से उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके उस बच्ची को मैट्रिक करवाया। ये तो आपका व्यक्तित्व व्यवहार है। देखिए बात है, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि हम कुछ करने इस प्रकार से आए हैं। मैंने अपने 50 वर्ष की उम्र गुजार दी है। अब झारखंड सरकार के सर्कुलर के अनुसार तो 50 52 60 62 एज एक्सपायर एज है, तो हम चाह रहे हैं कि अपने समाज को कुछ ऐसा दे कर जाए कि हमें प्रधानमंत्री की तरह याद नहीं करें, राष्ट्रपति की तरह याद नहीं करें, लेकिन समाज का एक हम समाज को कुछ दे कर गए। मेरा भी यही मेन मोटिव था कि लोग आपको भूल ना जाए, इसलिए इस वीडियो को मैंने सोचा कि चलिए, रिकॉर्ड धन्यवाद कर लूं, आपको। क्योंकि लोग इंसान को भूल जाते हैं। हो सकता है आज लोग अटल बिहारी को भूल जाते हैं, लोग माता पिता के मरने के बाद भी उनको भूल जाते हैं, तो लोग आपको याद कैसे रखें, इसलिए मैंने भी सोचा थोड़ा सा कि आपको। बच्चों की ये गलत है, माता पिता और जो हमारे पूर्वज हैं, हम पूर्वज से ही यहाँ पर हमारा अस्तित्व है, उनका आदर सत्कार और सम्मान उनको याद रखना चाहिए। नहीं तो कम से कम हम बहुत सारे ज़मीन के कागजात फाइल में बंद करके रखते हैं, लेकिन अपने परदादा के नाम भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम ज़मीन के कागजात के साथ एक सूची भी डालकर रखें अपने फाइल में कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं, वो अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं। तो उसका एक सम्मान है, तस्वीर भी लगा कर रखें उनको मैंने याद कैसे करेंगे। लोग कहते हैं ना, सामने हमारे एक शिक्षक हैं गणेश चंद्र पांडे जी, वो कहेंगे कि सर अगर किसी क्लास में पढ़ाना हो हाथी के बारे में ना, तो हाथी का डिफिनेशन करने से अच्छा है कि हाथी का एक चित्र या हाथी एकदम जमीन हाथी अगर लाकर बच्चों को बता दिया कि ये पूंछ है ये सूंड है, तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। तो वो अगर बच्चों को घर में एक तस्वीर पीढ़ी दर पीढ़ी लगाया जाए तो बच्चे नहीं भूलेंगे उसको, और याद रखना चाहिए। ये हमारा परंपरागत एक नियम बनना चाहिए। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब आपने शुरू किया तो उसमें सोशल मीडिया का इतना तो होड़ नहीं था। अभी जैसे लोग, मैंने यहाँ पर कुछ किया तुरंत लोगों को पता चल गया, या फिर तुरंत उठाया फ़ोन तुरंत बात हो गई। अधिकारी से मिलना है जी, या किसी अपने से ऊंचे कोई किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक से और मिलना ऐसे है। स्कूल तो लगातार चलता होगा कि कागजी काम तो हमेशा चलता रहता है। चलता रहता। तो उस समय हम लोगों को अभी तो फ़ोन करके पूछ लिया आप हैं कि नहीं, कि नहीं तो गए। जी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, हम लोग गए नहीं है तो लौट के आए, फिर गए नहीं है तो लौट के आए। कब आएंगे भाई, तो फलाना तारीख को आएंगे, उस तारीख को गए तो किसी कारणवश नहीं आए। तो देखिए ये तो परेशानी रही है, लेकिन लोगों ने हंस हंस के झेला है। अच्छा, तो अगर मोटिव आपका सही हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अभी तो हम लोग को आने जाने का आपको कम्युनिकेशन का साधन भी है। जिसमें हम लोग पढ़ते थे तो राजमहल लोग पैदल जाकर पढ़ते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ मतलब करी थी स्टार्टिंग? देखिए, मैं मध्य विद्यालय सरकंडा से 8वीं पास किया था 87 में। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे यहीं पर सरकंडा में? हाँ, 1987, लेकिन वो स्कूल अलग थी। अलग थी मतलब कि उस समय के अनुशासन एक प्राइवेट स्कूल से कभी नहीं। शिक्षकों का आना जाना, पढ़ाई का मोड स्कूल में बहुत चुस्त थी। तो मैं यहाँ से 87 में 9 पास करके राजस्थान स्कूल साहिबगंज में एडमिशन किया, चूँकि राजमहल और साहिबगंज के अलावा कहीं स्कूल था। मैंने वहीं से मैट्रिक 1989 में की। और उसी साल मेरे पिताजी, मैंने पहले बताया, मेरे एक्सीडेंट कर गए थे, तो मेरे पढ़ाई छूट गई। तो लगभग 6 महीने के बाद मेरे एक हुआ के लड़का भागलपुर के अमरपुर कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर है, तो वो आए थे, हमको बोले कि क्या पढ़ाई छोड़ दिया? तो मैंने कहा देखिए, अब तो पढ़ने का कोई ट्यूशन पढ़ाता हूँ और घर चला रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ, तो ऐसा करो 6 महीने के लिए ट्यूशन बंद करके मेरे साथ आ गए। और वहीं अमरपुर कॉलेज में मेरा इंटर में एडमिशन हुआ और 91 में वहाँ से मैंने IE की, इंटर की पढ़ाई की। और बोहरा कॉलेज में आकर, राजमहल BLNL बोहरा कॉलेज में आकर मैंने BA की पढ़ाई की और BA यहीं से किया। उसके बाद में जाकर मैंने 2018, 16, 17, 18 मैंने BEd किया। सर, आपको अभी कभी भी अपने कैरियर को लेकर डर नहीं लगा कि अगर मेरा स्कूल बंद हो जाए या फिर कुछ सालों तक चले, मतलब कि आपके जॉब्स की जो सिक्योरिटी हो? सोचा ही नहीं था ना, मैं तो समाज का करियर देखा था और मुझ में ऐसा यकीन था और अभी भी यकीन है, विश्वास है कि मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँगा। और अभिभावकों में इतना विश्वास मैंने दिलाया, अपनी बेटी अपने बेटे को मेरे पास भेजने के लिए लाइन लगा दी। चूँकि मैं ऐसा नहीं कि मैंने हमसे उनका कोई, हम बच्चों को गलत रास्ते से गुजरते हैं, बच्चों को अंदर अच्छा मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, बच्चे अच्छा करें। दूसरे आजकल समाज में ऐसा है कि घर के बगल वाले की तरक्की देखकर लोग जलते हैं। जी सर। लेकिन लोग आजकल अपनी ईंटें पहचान रहे हैं, ये नहीं पहचान वो मेरा चाचा है, वो मेरे बड़े, ऐसा नहीं। तो हम लोग, मैंने जो अपना किया है, आप समाज में जाकर देखें, मैंने ये देखा है कि ये कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अच्छा करे और मैं दूर से दिख कर, वो हमको कुछ दे ना दे, मैं दूर से दिखाकर लोगों को कहूँ कि वो जो उस पोस्ट पर बैठा है ना, वो मेरा विद्यार्थी है। ये आपने मतलब कमाया है, पैसे क्या कमाए, क्या उससे कोई मतलब? अब अनुमान लगाइए ना कि 400 बच्चे स्कूल में हैं। जी बिल्कुल। 400 बच्चे के 200 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये का इनकम होता है। पर मंथ 80,000 नहीं आता है। एक प्राइवेट स्कूल चलाने में पानी भी खरीदना पड़ता है, बिजली, पानी, बच्चों को कभी क्लास में कुछ हो गया तो उसकी दवाइयाँ, ये भी हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री। तो इन समय में लगभग पर मंथ 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। ऑफिस दौड़ना, मोटा मोटी सब मिला के 70,000 बचे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कभी भी कोई चीज़ प्रोवाइड की गई है सर? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कुछ प्रोवाइड नहीं की गई है सुविधा, लेकिन बच्चों को सुविधा दी गई है। किस तरह की? बच्चे के जैसे कि छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता है बच्चों को, तो बहुत पहले से मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले नहीं मिलती थी। अच्छा। अपने यहाँ विद्यालय के बच्चों को मिलने लगी है अब। और शिक्षकों को कुछ इसलिए नहीं मिलता, उसका कुछ क्राइटेरिया है सरकार के। अच्छा। अब वो सारे क्राइटेरिया तो सरकारी विद्यालय भी फील नहीं करते, हम लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन वो तो सरकारी विद्यालय, सरकार की खुद की विद्यालय है, वो तो जो करे जैसे चलाए। लेकिन हमारे साथ जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन, सारे कंडीशन हम पूरा नहीं कर पाते। अच्छा। जिस दिन ये कंडीशन पूरे हो जाएंगे तो सरकार की जो प्रोसेस है पैसा देने की, हाँ, पर मैंने वार्षिक वो देती है ऐड बोल करके, साल में 100 बच्चे पर 1 लाख ऐसे कुछ है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे मन में बात आ रहा है कि ये सारी बिल्डिंग जो अभी दिख रही है, ये तो पहले नहीं थी। देखिए, बहुत पहले ध्रुव भगत जी हमारे राजमहल विधानसभा के विधायक रहा करते थे। तो किसी फंड से, मुझे तो, मैं बहुत बच्चा था, बहुत छोटा था उसमें। कितने साल की एज रही होगी जब आपने? मोटे जिस समय ये बिल्डिंग जो अभी गंगा में चला गया 2008 में, ये बिल्डिंग मैं 5-6 में पढ़ता था। तो आप जब पढ़ रहे थे, जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसमें आपकी एज क्या रहती थी? मैट्रिक करने के बाद तो पढ़ाना चालू किया था ट्यूशन। अच्छा, एज ए ट्यूशन? हाँ, ऐसे ट्यूशन, क्योंकि मैट्रिक के बाद ट्यूशन शुरू किया था और साल मेरे पिताजी एक्सीडेंट कर गए, तो और तो पढ़ा नहीं आगे। मैंने कॉलेज जा करके कभी कभी गया पढ़ा। मैंने भागलपुर में पढ़ा, इंटर किया। भागलपुर आपको बताया कि
जब मेरे पिताजी एक्सीडेंट कर गए तो मैं पढ़ाई छोड़ करके ट्यूशन करने लगा, तो मेरे फूफेरे भाई जो वहाँ जो कॉलेज में थे वो 6 महीने के लिए मुझे ले गया। अच्छा अच्छा। ठीक है, 6 महीना साल भर वहाँ उनके साथ रहकर पढ़ाई की, फिर वापस आ गया। यहाँ बोहरा कॉलेज में एडमिशन कराया मैंने बताया आपको, और मैं पढ़ाई ट्यूशन करना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में मैं राजमहल आइडियल प्रिपरेटरी सेंटर में 10 रुपया पर डे पर पढ़ाता था। मतलब यहाँ से पहले भी कहीं पढ़ा था? हाँ, राजमहल आइडियल प्रिपरेटरी सेंटर में 10 रुपया पर डे पर पढ़ाता था। और क्या बताऊं उस समय की बात कि अगर मैं किसी बीमारी के कारण से या किसी तबीयत मेरी खराब हो गई और मैं एक दिन इस विद्यालय नहीं गया तो 10 रुपये काट लिए जाते। तो आप जाते कैसे थे सर? क्योंकि यहाँ से काफी दूर है, मतलब 13-14 किलोमीटर तो है ही। देखिए, ये सब स्ट्रगल एक बहुत अलग है कि यही तो है सर जो ऑडियंस जानना चाहती है। ऐसा कि मैं आरकेएस कंपनी मंगल हाट जो है उसी के आसपास के जितने भी स्टाफ थे उस कंपनी में काम करने वाले, तो वहां पर मैं ट्यूशन करता था। और उन्हीं लोगों के यहाँ, चलो आपके यहाँ ट्यूशन करता हूँ, पैसे नहीं लूंगा, भोजन दे देना। ऐसा 10 के यहाँ पर पढ़ाया तो पैसा लिया, और उनके एक के यहाँ पैसा नहीं लिया, वो भोजन दे दिया मुझे। और 10 बजे तक ट्यूशन करके, और 10 बजे के बाद मैंने 9 बजे के बाद मैं विद्यालय पहुंच जाता था। फिर 4 बजे आता था, फिर 4 बजे से 9 बजे रात तक ट्यूशन करता था। फिर रात में जो वक्त मिलता था रात में ही भोर में अपना 2 घंटे की पढ़ाई सेल्फ स्टडी करते थे हम अपना। तो धीरे धीरे लगा कि हम तो राजमहल, मंगल हाट इत्यादि जगहों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं, आगे कर रहे हैं, लेकिन मेरा समाज ही नीचे जा रहा है, चेंज नहीं हुआ। मेरा समाज सरकंडा, हमको अपने समाज की तरफ नजर चली गई। तो मैं शिशु मंदिर ज्वाइन किया 1998 में। तो मंगल हाट सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य आचार्य के रूप में काम किया। और उसी साल पता नहीं विभागीय अधिकारियों ने मुझमें क्या देखा कि 24 दिसंबर 1998 को मुझे सरकंडा सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य बनाकर भेज दिया। और उस समय जब यहाँ एक समिति बनाई गई और विद्यालय खोले गए, तो उससे पहले भी यहाँ पर एक विद्यालय चलते थे, वहां पर 20 रुपये प्रति मंथ माह में। लेकिन लोगों में पढ़ाई की इतनी जागरूकता नहीं थी कि वो 20 रुपये भी उस शिक्षक को मिल सके। तो वो शिक्षक जो उसमें पढ़ाते थे वो 20 रुपये नहीं मिलने के कारण से 20 रुपये माह यानी 500 रुपये भी महीना में उसको नहीं अर्निंग हो पाता था, जिसके चलते उनको बंद करना पड़ा। और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, एक चैलेंज मैंने भी स्वीकार किया। एक उनका कहिए कि हमारे ऊपर एक हमको आगे बढ़ने की एक शक्ति भी उनके बालनी से मिली, धक्का देने वाली। हाँ, कि चलो मैं 20 रुपए में विद्यालय नहीं चला सका, 50 रुपए में विद्यालय खोलने आ गए हैं, तो चलाकर दिखा पाइए, तो ठीक है दिखा दीजिए। 98 को विद्यालय यहाँ पर मैंने उद्घाटन हुआ और तब से मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा हूँ। और आज तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर छोड़ 2002 में योगी चक जयरामपुर उच्च विद्यालय सरकंडा में आया, वहां पर प्रधानाचार्य अभी तक हूँ। मेरे यहाँ 20-22 वर्ष पूरे होने वाले हैं। विद्यालय में अपने विद्यालय से एडमिशन लेकर के बच्चों को 14 साल या 15 साल से इसी विद्यालय से परीक्षा होती है। जहां तक बिल्डिंग की सवाल रही तो बिल्डिंग गुरु भगत जी के बनाए हुए थे, और 2008 में जो है ना भयानक कटाव आई, माता गंगा का प्रकोप, और उसके कारण से बिल्डिंग का आधा भाग गंगा में समा गया, गंगा में मतलब चले गए। लेकिन शिक्षा विभाग के 2008 में जो वर्तमान में डीएससी साहब थे, जिला शिक्षा अधीक्षक, मेरा इतना कोऑपरेशन किए, कोऑपरेट किया आपके साथ बहुत। बिल्डिंग चली गई, बच्चे की संख्या थी, बच्चे कहाँ ले जाएं, बगीचे में पढ़ाएं, तो उन्होंने यहाँ मध्य विद्यालय सरकंडा के प्रधानाचार्य को आकर एक मौखिक आदेश दिए कि आपके जो जो भी कमरे खाली हैं उन कमरे को इनको दिया जाए और इनको 1 वर्ष का समय दिया जाए, क्योंकि ये अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं करते हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, और 1 साल में अपना बिल्डिंग जैसे हो जहां से हो अपना बनवाने का प्रयास करें गांव के समाज से, समाज के सहयोग से। तो देवीधन बेसरा जी के पास हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग गए। मतलब कि जब आप ये काम कर रहे थे, हाँ, उसमें समाज ने आपका साथ दिया, बहुत साथ दिया। आपको अकेले छोड़ दिया? अकेले आज भी नहीं हूँ। अच्छा, अकेले आज भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बात है। अकेले आज भी, हाँ, हर गांव में 1, 2, 4 लोग होते हैं, वो उनका कोई मायने भी नहीं। हाँ, लेकिन 90% समाज अभी भी आपके साथ, हमारे साथ है। हमारे साथ क्या, शिक्षा के साथ है। अगर आप काम अच्छा करते तो लोग अपने आप जुड़ जाते, ये कहने का सत्य है। हमारे अभी वर्तमान विधायक जो आनंद कुमार ओझा जी हैं, उनके प्रयास से
4 कमरे, एक हॉल और बाथरूम लड़कियों के लिए। उनके अलग से। प्रयास या फिर आपके प्रयास से, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि सर वहां पर स्कूल की कमी नहीं, है। हमने प्रयास किया, समाज ने प्रयास किया। तो समाज ने मिल करके आपका साथ दिया, उसके पहले- बाद आपके रिजल्ट मतलब कि कंटिन्यू पॉजिटिव आता रहा, कभी नेगेटिव ऐसा नहीं हुआ कि इस साल चलो, क्योंकि होता है क्या कि सर बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड में देखते हैं अक्सर एक साल आपका रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा, अगले साल थोड़ा सा डाउन हो जाता नहीं, ऐसा नहीं हुआ। है। तो आपके साथ हमेशा हमारा ऐसा नहीं। कर्व बनते गए हाँ। नीचे से धीरे धीरे धीरे-धीरे। कभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए इस बीच, तो रिजल्ट नेगेटिव में नहीं गया? नेगेटिव में अभी जिससे तक आपको आत्मग्लानि हो कि मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो 2017 के बाद, मैंने पहले भी कहा कि 2017 के बाद हम 90 प्लस में ही रहे हैं, और ज्यादातर वर्ष जी हम 99 प्लस रहे हैं, और वो 100 भी 2-3 साल रहे हैं। इस साल भी हम 100 में हैं। 100 में से हाँ, 194 बच्चों ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा दी यानी कि 2023 2023 में, तो जिसमें 93 लड़कियां थी जी, और 101 लड़के थे। 93 लड़कियां और 101 लड़के। हाँ। तो लड़कियों की शिक्षा को आपने वहां से उठा के लाया जहाँ पर लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। 93 और 101 में कहाँ कोई अंतर है सर? और उस बच्चे में 93 में लड़की में एक लड़की परिवार मैंने उसकी विवाह शादी हो गई, जिसके कारण से वो पढ़ाई छोड़ दी। मैंने उनके परिवार को भी समझाया, लेकिन वो एग्जाम देने से इनकार कर गए। तो एक एब्सेंट एक हो गई। तो 94 में 193 बच्चों ने परीक्षा दिया, 184 फर्स्ट डिवीजन किए, और 90 प्लस लाए बच्चों ने, और डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 में स्थान भी बनाए इस स्कूल के बच्चों ने। अभी कल ही विगत आज 26-25 तारीख के को हमारी झारखंड सरकार जो आकांक्षा की एक परीक्षा, आकांक्षा 40 नाम से लेती है, जो फ्री कोचिंग करवाती है मेडिकल, क्लैट और इंजीनियरिंग की, आपके उच्च विद्यालय सरकंडा, जो भी जगजारामपुर उच्च विद्यालय सरकंडा से एक बच्चे ने इसमें कंप्लीट किया है मेडिकल विभाग से, और पूरे झारखंड में 87 रैंक है उनका, और साहेबगंज जिला में 4था रैंक है। काफी अच्छी बात है सर ये आप। इससे पहले भी बच्चे ने किया है। जी 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे 2018-2020 में, यहाँ से मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉप रहे हैं। और हाँ, और वो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आकांक्षा कंप्लीट किए हैं, और आकांक्षा की पढ़ाई करके अभी मेडिकल विभाग में और इंजीनियरिंग विभाग में जॉब कर रहे हैं। एक इंजीनियरिंग विभाग वाले और मेडिकल वाले इस बार नीट का एग्जाम दिए हैं। तो जब आपने स्टार्ट मतलब पढ़ाना शुरू किया, तो आपको कभी ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हो कि मैं इससे ज्यादा पैसा, मेरे पास इतने सारे माइंड है, इससे ज्यादा पैसा मैं किसी और चीज में कमा सकता हूँ, किसी और बिजनेस से अर्न कर सकता हूँ, ऐसा कभी माइंड में आया? बीच में कुछ लोगों के द्वारा जी विद्यालय को व्यवधान पहुंचाया गया, अच्छा तो मेरे जो शुभ चिंतक हैं उन्होंने कहा कि सर आप कितना चिंतित क्यों होते हैं, आपके पास तो इतनी एबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। स्कूल में आपको 10-12 हजार रुपये मिलते हैं। आप 10-12 हजार में पूरी जिंदगी निकाल दी। मैं यहाँ पर मतलब नहीं, मैं 14,000 रुपया से शुरू किया मैंने पढ़ाई यहाँ, और आज मुझे 12,500 रुपये विद्यालय से मिलती है। 12,500। और आपके जो स्टूडेंट यहाँ से निकल के जो इंजीनियर है, ये है, वो तो लाखों रुपए मैंने कमाए। यही तो गर्व है ना। और यही आपने कमाया है। तो लोगों ने हमें बोला कि देखिए आप इस काम को, आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप तो इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन मैंने यही कहा कि उस कमा तो सकते हैं, मेरे पास पैसे तो हो जाएंगे, लेकिन मैंने समाज में जो कमाया है, इज्जत, मान, सम्मान, अभी भी रास्ते में चलता हूँ और लड़के और लड़कियां जब साइकिल से या किसी से जाती हैं, स्टेशन में मुलाकात हो जाती है, तो बच्चे कभी नहीं हिचकिचाए मेरे चरण छूने से, और उससे मेरा दिल गदगद हो जाता है। और अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आप एक बार गांव में घूमें और लोगों से आप इंटरव्यू लें, तो आपको पता चलेगा कि हम समाज में क्या कमाया है। तो पैसे तो मैं कमा सकता हूँ, पैसे लोग कमा रहे हैं, मैं उसके पीछे ज्यादा नहीं भागा कभी। तो आपका कभी सर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ। ठीक है, नहीं, हमें जिनसे आवश्यकता रहे हम उनसे मिलते हैं, क्योंकि हमारे वो सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं, है ना। कि हमको बुद्धिजीवी जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो मुझे सलाह भी देते हैं कि आप राजनीति में ना आए तो अच्छा रहेगा, और जिस दिन आप राजनीतिक में आ जाएंगे आपका जो ख्याति है वो समाज में धूमिल हो जाएगा, आप न्यूट्रल रहें। और मैं शुरू से, मेरा पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का कोई मैंने इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं अगर पॉलिटिक्स में चला जाऊं ना तो एक नुकसान होगा,
अब मान लिया जाए कि आप जो आप मेरे सामने बैठकर पूछ रहे हैं, आप बीजेपी माइंडेड है और कोई जेएमएम माइंडेड है, तो हम अगर बीजेपी माइंडेड बन गए तो जेएमएम वाले हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने से थोड़ी सी माइंड में आएगी कि भाई ये बीजेपी माइंडेड बनाएंगे हमारे बच्चों को। तो ऐसे शिक्षकों को मैं भी खुद अपने तरफ से सलाह देता हूं, शिक्षक को न्यूट्रल रहना चाहिए। वास्तव में शिक्षक को न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई राजनीतिक शिक्षक को मतलब होना नहीं चाहिए। सर, अभी तक में आपने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको देखकर आज भी आपको गर्व महसूस होता है कि वो एक लड़का था जो मेरे दिल को छू गया, ऐसा कोई एक पर्सन? जगत शायद। जी। और वो बच्चे मेरे यहाँ 2007-8 में पढ़ते थे, तो बच्चे में पढ़ने की लालसा थी, लेकिन उस समय 80 रुपया पर मंथ में स्कूल चलते थे। अच्छा। लेकिन वो 80 रुपया भी नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने नामांकन करा। हमारे यहाँ चूंकि ऐसा नियम है कि आप 100% उपस्थिति आपकी होनी पड़ेगी तभी हम एडमिशन लेते हैं, ये हमारा पैसे पहले ही आपसे एग्रीमेंट हो जाता है। फिर जो लोग नहीं आए किस कारण? तो किस कारण, तो एकदम सटीक कारण उनको बताना पड़ता है। अगर बीमार है तो ठीक है, उनके माता पिता घर में किसी प्रकार का कोई किसी तरह की घटना घट गई है तो ठीक है, लेकिन आप यूं ही मनचाहा तरीके से आज नहीं जाना है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो वो बच्चे ने एक एप्लीकेशन दी कि सर मैं यहाँ तो नामांकन कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर की स्थिति इतनी भी ठीक नहीं है कि मैं 80 रुपया भी आपको दे सकूं। और चूंकि उस समय विद्यालय में 40-50 बच्चे मात्र होते थे, हम लोग 7 लोग थे। अब हम लोगों को 500 रुपया भी 600 रुपया भी बहुत मुश्किल से, हमें तो 1400 रुपये मिल जाते थे, बाकी लोगों को 400-500 रुपये भी नहीं मिले। तो उनको वो आज है कि 2 बच्चे को ऐसे भी पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो वो बच्चे ने क्या किया कि सर मैं प्रत्येक शनिवार को विद्यालय नहीं आऊंगा। ऐसे क्यों? वो क्या करता था, मैंने बाद में पता किया, वो हर शनिवार और रविवार को मजदूरी करता था। अच्छा। और वो मजदूरी करके जो 2 सप्ताह में 2 दिन कमाता था 100-150 रुपये, उसी पैसे से वो किताब खरीदता था, उसी पैसे से कॉपी कलम सामग्री पढ़ने की, और माह के फी जो 80 रुपये होते थे वो देता था। वो बच्चे की ये जो रही, जो गरीब परिवार से उठकर खुद से कमाकर एक मजदूरी करके कमा करके पढ़ के ये बीए तक पढ़ लिया, इंटर तक पढ़ लिया, और अपने परिवार को बहुत सुधार दिया, परिवार को एजुकेशन मिला दिया, तो वो तो हमारे दिल को छुआ है। सर, आजकल के जो होते क्या कि उनके पास सारे सोर्सेस है, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। उनसे मतलब इस कहानी से उनको ये सीख जरूर मिलनी चाहिए कि उस टाइम में भी लोग अपने मतलब मेहनत करके भी पैसे कमा के भी पढ़ सकते थे। देखिए, बच्चों में ऐसा है ना कि बच्चों में मोटिवेशन भरने की आवश्यकता है। समाज में बदलाव लाने के लिए आपको फायदे नहीं देखने पड़ेंगे, आपको समाज में वैसे तबके के लोगों को जाकर समझाना पड़ेगा। आज समाज में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग केवल पैसे की होड़ में ज्यादा हैं, मोटिवेशन नहीं, खुद के चिंतन पर ज्यादा है। लेकिन अपने समाज में बहुत कम है इसे। अपने समाज के लोग चाहते हैं कि सभी लोग बढ़े, आगे बढ़े और बढ़े, लोग अच्छा करें, समाज का नाम हो। देखिए, समाज में बच्चे बड़े ओहदे पर जाएंगे ना, तो आप भी अगर इस समाज के रहने वाले हैं तो आपके बच्चे हो या ना हो, आप हो या ना हो, बड़े मैंने ओहदे में ना जाएं, लेकिन आप कहीं बाहर खड़े रहते हैं तो सरकंडा का नाम जब आता है और कहता है कि जितेंद्र कुमार आज पुलिस इंस्पेक्टर है, तो आपका गर्व, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो समाज के लोग चाह रहे हैं कि हमारा समाज बढ़े। तो मैंने ये भी सुना है कि जब यहाँ पर शिक्षा की कोई होड़ नहीं थे, तो आपने यहाँ पर शिक्षा की एक नींव रखी जो आज तक चल रहा है। मतलब एक कप्तान होता है जो पूरे टीम को चलाता है, आज तक शिक्षा को, मतलब अगर इस गांव में शिक्षा का नाम लिया जाता है तो आपका चेहरा सामने आता है। देखिए, इतनी सच्चाई है। देखिए, सच्चाई जो है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है जी। और भी लोग कर सकते हैं। नहीं सर, मैंने रिसर्च किया है तो पता चला कि जब शिक्षा का नाम आता है तो शकल आपका सामने आता है सबसे पहले। देखिए, अगर पहले से ही समाज इतना बढ़ा हुआ रहता शिक्षा के क्षेत्र में, तो फिर हमारी आवश्यकता नहीं पड़ती, तब तो आके हम उसको पुश करते खाली। लेकिन एजुकेशन में आगे समाज, भारत हमारा सरकंडा रहा है पहले से आपके आने से पहले से, लेकिन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहा है, डिग्री लेना तक सीमित रहा है। डिग्री ले ली, हो रही बस। मैंने बीए किया, मैंने आईए किया, आईएससी किया, ये हो नहीं थी कि हमें पढ़ करके जॉब भी लेना है, हमें पढ़ करके कुछ अच्छा मैंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है, ये सब नहीं थी। इन सब के बारे में लोगों को जानकारी देखिए, पढ़ाई में पुस्तकों में सब रहते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं थे तो जानकारी नहीं थी, आज पढ़ने लगे तो जानकारी हो गई। हमारा प्रयास पढ़ाने का रहा, जानकारी तो खुद ब खुद हो गया।
अक्सर आपका कभी ये मोटिव रहा कि बच्चों में जो शिक्षा जा रही है वो कभी मतलब कि आपके स्कूल के बाद भी वो आपसे मतलब कनेक्शन बने रही, आप उनसे मिले रहे या फिर बनी रही? देखिए ऐसा है ना जी कि आज तो बच्चे जब बाहर निकलते हैं पढ़कर, यहाँ जितना दिन रहते हैं वो तो ठीक है, निकलते हैं तो अलग इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, माहौल अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी 25% बच्चे, खासकर लड़कियां 90% स्कूल से क्लोज रहती हैं। सरस्वती पूजा और किसी तरह का फंक्शन विद्यालय में होता है तो बिना बुलाए आती हैं। लड़के को भी आना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से हम अपने यहाँ के जितने बच्चे पढ़े हैं, लगभग 7,000 बच्चे यहाँ से मैट्रिक कर चुके हैं। मैं 7,000 बच्चे, मैंने 7,000 बच्चों को मैंने अपने हाथ से एसएलसी दिया है लगभग। तो मैं उनको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप पिता पिता होते हैं, शिक्षक शिक्षक होते हैं। आप पिता आपके सामने अगर आपको इनवाइट करके बुलाया और आपको आना पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। आप जब भी स्कूल के कार्यक्रम हैं आप सहर्ष आइए, आदर सहित आपका सम्मान होगा। आप एक बार आकर देखिए। आप अगर उस समय से पढ़े हैं तो आप शादीशुदा बाल बच्चे दर उनके बच्चे को पढ़ा रहा हूं मैं, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं, उसके बच्चे को पढ़ा रहा हूं। एक लड़का का नामांकन हुआ है 9 में, उनके पिताजी भी यहाँ पढ़ते थे और जब नामांकन कराने आए थे आज से 10 दिन पहले तो उनके पिताजी अपना दाहिना हाथ दिखाकर बच्चे को कह रहे थे कि सर ने मुझे एक गलती पर बहुत जोर से मारे थे तो अभी तक फूला हुआ है, इसको याद रखना तुम भी और पढ़ाई ठीक करना। तो ये सब गर्व होता है मुझे और मैं पूरी जिंदगी यहीं बिता देना चाहता हूँ। अब देखिए समाज के लिए जो अब 50 बरस आपने सेक्रीफाइस कर दी तो अब 8 बरस में क्या रखा है, पूरा समर्पण आपने कर दिया है हाँ। पढ़ाई को लेकर। अब कहेंगे कि इस समर्पण के कारण से मेरे परिवार के बच्चे कहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं जबकि मैं तो इतना कम पैसा कमाता हूँ। देखिए आप समाज के बच्चों को मैंने ऐसे दिया है तो समाज के लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे बच्चे उनके आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे सर वैसे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक आईएससी में बोकारो चिन्मयानंद विद्यालय से इस बार सीबीएसई से 91% नंबर लाकर पास किए हैं। अच्छा, आपको कभी ये लगा सर कि जो शिक्षा मैं यहाँ पर दे रहा था 10 तक, हाँ। उसके बाद वहाँ उनसे वो शिक्षा नहीं मिली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था? ऐसा कभी अपनी बात ठीक से समझा नहीं। मतलब कि जो आपने शिक्षा दी, आपको तो अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा है कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है वो कभी पीछे हट नहीं सकता। मतलब जो मैंने अपने बच्चों को दी है, हाँ तो देखिए संस्कार जिस बच्चे में आ जाएगी ना जी, अच्छे संस्कार जिस बच्चे में आ जाएंगे हम उसको कमजोर नहीं कहते, वो अपने आप पढ़ने में ठीक हो जाता है। हमने बच्चों में अच्छा संस्कार डाला है और चूंकि वो मेरा उस वैसे सब विद्यालय में पढ़ाने की मेरी क्षमता तो है नहीं। मेरे भाई एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक, वो उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं इतना कहाँ कमाऊं। दूसरा एक मेरा एक बेटा है जो मैट्रिक की परीक्षा इसी विद्यालय से इस बार दिए हैं, चूंकि अपने साथ रखता हूं और इस विद्यालय से वो 94.2% नंबर अंक लाकर 2023 की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी, की बात कर रहे हाँ मैंने विद्यालय में टॉप किए हैं और डिस्ट्रिक्ट में 6ठे स्थान में है। आकांक्षा 40 की परीक्षा जो है झारखंड सरकार लेती है वो डिस्ट्रिक्ट में वो 4थे स्थान में मेडिकल में है। तो ये एक समाज का आशीर्वाद है हमारे साथ कि हमने समाज के लोगों को, बच्चों को, उनके बच्चों के साथ मैं गलत नहीं करता, उनके बच्चों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता हूं तो ईश्वर और उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों के साथ रहता है। अब स्ट्रगल मैंने इतना सुना है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ इसी गांव के बच्चे या फिर दूर से भी बच्चे आते हैं जैसे कि और स्कूल में होते हैं? देखिए इस गांव के बच्चे, जी इस गांव के बच्चे तो पढ़ते ही हैं। जी, मंगलहाट, कसुआ, कितने दूर के डिस्टेंस में है ये 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां के बच्चे, कसुआ ने 3 पहाड़ के आसपास गोसाई गांव है, वहां के 2-2 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। रोज आते हैं? और रोज आते हैं। कितने समय में निकलते हैं तो उनका अपना ड्यूटी है लेकिन समय पर पहुंच जाते हैं। इधर मस्कलैया, आप यकीन नहीं मानेंगे यहाँ से कि जो बेटियों की शादी दूर दूर तक हुई है, एक अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में हुई है, लेकिन अपने बाल बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ने भेज रहे हो, अपने मामाओं के घर में रखकर। अभी एक स्वर्गीय शंकर मालाकार जी हैं, उनकी बेटी की शादी भागलपुर में हुई है। भागलपुर से बरारी पुल टप के तुलसीपुर एक जगह है, वहां पर हुई है और उनका दोनों नाती नतनी नेतरहाट विद्यालय में पढ़ते थे वो तो, और उनकी बाकी बेटियां जब बड़ी सब तो शादी हो गई थी, जब मैंने स्कूल खोला था तो 3 बच्चियां यहाँ पढ़ी। तो उनके रिजल्ट्स, उनके
जो एजुकेशन उनकी मौसी लोगों ने प्राप्त की तो वो अपनी बड़ी दीदी को बताया कि अपने बेटे को वहीं पढ़ाना चाहिए, और नेतरहाट विद्यालय से टीसी लेकर इस विद्यालय में आकर नामांकन करा के अपने नानी के घर में पढ़ना, ये तो हमें गर्व देता है। तो जब आपने शुरू किया पढ़ाना उस समय तो सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था, क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं सब ऑनलाइन इतने एक्टिव है, जैसे कि खान सर हो गए, ओझा सर हो गए, देवकीर्ति सर हो गए, ये सारे लोगों को जितने भी लोग अभी जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। हो सकता है कि आप उस टाइम सोशल मीडिया रहता था, आप भी बहुत चर्चित होते पूरे भारत में, हो सकता ऐसा है। फील होता है क्योंकि पूरे गांव वाले आपके सपोर्ट में, आप इस गांव में पूरी शिक्षा का नींव रखने वाला कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं। अब उस समय अगर सोशल मीडिया होता तो क्या होता, इस पर तो हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर होता तो शायद तो आप भी सोशल मीडिया में आकर के पढ़ा हो सकता था। अच्छा। लेकिन अब मैंने सोशल मीडिया का समय है। आप जो अभी स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं वो भी ओल्ड मॉडल से दे रहे हैं या न्यू जनरेशन के हिसाब से दे रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जो बच्चे यहाँ से मैट्रिक, इंटर, आईए, बीएससी पास करके, बीएड करके जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए फिर वही आकर पढ़ा रहे हैं टीचर में, तो तुम ओल्ड मॉडल तो नहीं है। ऐसे मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसी पर सब साल होती है, तो हमारा ये रहता है जब बच्चे यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा दे करके अंतिम बार जाते हैं हमारे पास से, तो उनको कहते हैं जब भी रिजल्ट हो उसके नेक्स्ट संडे को आप मेरे पास आएंगे। रिजल्ट के तारीख के नेक्स्ट संडे जो भी आ जाए, जैसे कल भी आने वाला है तो सारे बच्चे आएंगे कल। हाँ, तो बच्चों को हम समझाते हैं कि अब यहां से आप बाहर जा रहे हैं तो किस किस चीज से दूर रहेंगे तो आप लाइफ को बना सकेंगे, किस किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, कहाँ कहाँ आप मैंने किस तरह की संगति में रहेंगे, कैसे लोगों के साथ रहेंगे, पढ़ाई का क्या आपका रुतबा रहेगा, आप पढ़ाई से कितनी लगाव रखेंगे, उनके अंदर कूट कूट कर कल भरेंगे हम, इस तरह हर साल भरते हैं ताकि फिर से मुलाकात तो हमसे होगी नहीं। तो जो बच्चे मन और मस्तिष्क में ला लिए वो तो जो कर रहा आप देख रहे हैं, और जिन्होंने यहां से जाकर बाहर जी मोटिवेट, अलग ढंग से मोटिवेट हो गए। जी सर, मोटिवेशन भी दो तरह के हैं। तो वो अभी क्या कहेंगे आप, वो भी जहां हैं वो अच्छा ही है, ठीक है, लेकिन वो रास्ता चेंज कर लिए, क्योंकि उनके साथ तो हम हर समय रह नहीं सकते ना, उनका गार्जियन की भी गलती नहीं है। देखिए, हमारे समाज में ज्यादा है ना कि 90% जो अभिभावक हैं वो या तो किसान हैं, या तो केरल में मजदूरी करते हैं, या दिल्ली में मजदूरी करते हैं। अब वो बेचारे मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले, जिन्होंने उनका दर्द समझा वो तो लाइव बना लिया, जिन्होंने मेरी बात को प्रेरणा स्वरूप लिया उनको तो अमृत लगा, जिन लोगों को लगा कि एकदम बहुत कड़ा से अब निकले हैं भाई, यहाँ तो बहुत एकदम अनुशासन में रहना पड़ता था, तो खुलकर जिंदगी जिया तो खुलकर ही रह गया, जहां था वहीं, और क्या कहें। सर, आपने कब तक सोचा है कि शिक्षा को प्रदान करें? क्योंकि एक टाइम आता है जब लगता है कि क्विट कर जाते हैं यहाँ से, अब बस हो गया, बहुत हो गया। नहीं, देखिए, अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। मेरे अंदर जब तक चलने की क्षमता रहेगी, चल के मैं आ सकता हूँ, मेरे घर चूंकि विद्यालय से बहुत नजदीक है, तब तक तो मैं भी शिक्षण कार्य करना चाहता हूँ। लेकिन बीच बीच में समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशान करते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि आप छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर 2% लोग ऐसा करते हैं तो 98% लोग हमारा सपोर्ट कर देते हैं कि आप कुछ लोगों के कहने से अगर इतने बड़े समाज को आपने गर्त में डाल दिया, जो दिया है वो खो देंगे, तो फिर ठीक नहीं होगा। तो फिर उनका जो हमारे अंदर जो एक जज्बा आता है, फिर हम लगता है कि हम 50 के नहीं हैं, हम फिर 30-32 के हो जाते हैं। आप जो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, जिससे कि समाज में प्रोग्रेस हो रहा है, जिले में भी नाम हो रहा है, आगे चल करके राज्य में भी नाम होगा, तो वो कौन ऐसे लोग हैं जो आपके कामों पर बाधा डालने का काम करें या फिर स्कूल को बंद कराने के पीछे में पड़े? तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका भी इरादा बंद कराने का नहीं है। आप गांव समाज में देखते होंगे कि लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देखकर लोग जलते हैं, खुद आगे बढ़कर बढ़ना नहीं चाहते, उनका टांग खींचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं, उनका भी इरादा इस तरह नहीं, थोड़ा परेशान करना, थोड़ा व्यवधान, मानसिक रूप से कुछ परेशानी, लेकिन उसका भी मेरा जैसा सोच है कि उसका भी ये इरादा नहीं कि विद्यालय बंद ही हो जाए। तो
जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि है हाँ। उनसे आपने सहयोग लिया है? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे मुखिया हो, या फिर वार्ड मेंबर्स हों, समाज के प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी लोग, सभी का सहयोग हमें है प्राप्त, और सबसे सहयोग करते हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट के बिना इतना ऐसा विद्यालय कैसे चल पाएगा? इस बीच समाज वाले लोग क्या कहते हैं? समझ वाले हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना स्कूल चलाइए, पढ़ाइए, आप गलत काम नहीं करते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि आप इतना पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहे हैं, आपके पीछे पढ़ने का कोई कारण भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं। जिन 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 लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते अभी वर्तमान में, वो लोग इस प्रकार का करते हैं। उसमें बहुत आंशिक लोग हैं, यानी 2% लोग भी नहीं है उसमें। सर, कोई ऐसा टीचर जिस पूरी जर्नी में आपको हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, कोई एक पर्सन जो अभी तक आपके साथ है? देखिए, उस समय जो, मतलब मेरा कहने का मतलब जब आप अकेले थे उस समय भी थे, उस समय भी वो आपके साथ थे, और आप जब सब साथ शुरू में जब विद्यालय में हम लोग आए थे, तो जो लोग टीचर लोग थे, वो तो कुछ लोग चले गए दूसरे जॉब में। जैसे अभी राम रंजन मंडल जी हैं, बहुत हमारे बहुत सहयोगी रहे। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं पढ़ाया इसलिए जॉब हो गया, अच्छा, क्योंकि बच्चों से हमने जो सीखा वही मेरा काम आया। इसे कहीं ना कहीं आपका ही देन आपने। देखिए, ये आपका बड़प्पन है, हमारा क्या देना, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से खुद भी तो पढ़ाई होती है ना। तो हमें कि वो अभी रेलवे में जॉब करते हैं। यहाँ एक टीचर थे जो सकलदीप मंडल, इसी विद्यालय के विद्यार्थी भी थे और बाद में टीचर भी रहे। वो भी यहाँ पढ़ाते पढ़ाते रेलवे में जॉब कर रहे हैं। तो लेकिन शुरुआत में जो मेरे साथ आए संजय कुमार यादव एक, और उसके कुछ दिन बाद हमारे साथ आए जो 1-2 शिक्षक हैं, वो लोग अभी भी हमारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां जो भी आए, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। मेरा साथ से मतलब उनको नहीं है, उनको भी मेरे तरह समाज को आगे बढ़ाने का एक जज्बा उसके अंदर आया है, भी हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं। उन लोगों के स्कूल में आपने लाया था या फिर वो खुद आए थे कि मुझे भी पढ़ाने का मौका दीजिए? देखिए, उस समय जब विद्यालय चल रही थी तो बेरोजगारी बहुत थी समाज में। सब चाह रहे थे कि 2 पैसे कमाने के लिए कहीं जाना पड़े। 500 रुपये मैंने भी बहुत, मैंने स्ट्रगल अपने जीवन में बहुत किया। मैं 500 रुपये मैंने तो आपको बताया कि आइडियल प्रिपरेटरी सेंटर में 10 रुपये में पढ़ाया। 10 रुपये पर डे, 300 रुपये पर मंथ नहीं मिल पाते थे। आपने कहा कि मैंने 50 रुपये में स्टार्ट करी, और आज अभी 200 रुपये, मतलब इतने दिन में सिर्फ 150 रुपये बढ़ा है। ये तो 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने 1998 मिली जी, और अभी 2023 में मात्र 200 रुपये शुल्क है विद्यालय के। तो समाज को देखते हुए करना पड़ता है ना। तो सर, ये 200 रुपये भी तो बहुत कम है। देखिए, इसमें भी तो लोगों का, जो बोले ना, कुछ आंशिक लोगों का विरोध। जो लोग कम पैसा भी कमाते हैं ना, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं। अब इतना शुल्क अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाए, और बहुत गरीब तबके के भी 10 लोग हैं गांव में, अगर मात्र मान लो कि 5000 की जनसंख्या में 2 लोग भी ऐसे मिले, वो 2 लोग भी पढ़ाई छूट जाए, ठीक है, तो फिर ठीक नहीं होगा। बाकी लोग तो पढ़ लेंगे, इनकम तो विद्यालय को हो जाएगी हमारे पास, लेकिन वो 2 लोग छूट जाएंगे। हम नहीं चाहते कि उनको भी छोड़े। आरकेएस कंपनी के वर्तमान जो मंगलहाट में एक कंपनी है, बालू खदान कंपनी, आरकेएस कंपनी, उनके के मैनेजर हैं प्रणव जी। वो विद्यालय के मेघा सम्मान समारोह में एक बार यहाँ आए थे, तो विद्यालय को देखकर उनको लगा कि हम भी इस विद्यालय को कुछ दे जो मुझे पुण्य का कार्य मिले। तो उन्होंने बोला कि रुपेश जी, हम ऐसा करते हैं कि आपको एक पानी पीने, बच्चे को पानी, स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए उन्होंने एक मशीन कलकत्ता से मंगवाकर हमको दी। वो उसका दाम 32,000 रुपये है, उसकी बिल हमारे पास है। और पूरे विद्यालय में पाइपलाइन जो करवाए टैंकी लगा के, वो सारे अपने खर्च से करवाए हो, मैंने नहीं किया। लेकिन कुछ आंशिक चीज जो 10,000 20,000 जो बच जाते हैं वर्ष में, जो उनसे हो सकता है, वो शिक्षक को नहीं मिलती है। वो हमारा जो मानदेय तय है, पेमेंट तय है 12,500, हमसे जूनियर का 10,000, उनसे जूनियर का 8,000, उनसे जूनियर, मैंने मिनिमम 6,000 रुपये तनख्वाह हम मिल पाते हैं लोगों। उससे ज्यादा मिलेंगे तो बच्चों को फी बढ़ानी पड़ेगी। फिर अब इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अगर कुछ मांगना चाहे कि मतलब स्कूल के लिए या फिर टीचर्स के लिए? देखिए, सरकार तो पॉजिटिव ही सोचती है सबके लिए जी, वो किसी लिए नेगेटिव तो नहीं सोचेगी। पूरे झारखंड में इस तरह के 384 या 284 के आसपास विद्यालय है, 300-400 के आसपास। सबके लिए क्राइटेरिया सरकार ने तय की है।
और हम उस क्राइटेरिया को जान कर आए हैं इस यहाँ। ये नहीं कि मेरा यहाँ पर मैंने हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है, ऐसा भी नहीं है। हम तो जान के आए कि इस तरह के विद्यालय में क्या सुविधा मिल सकती है। तो ऐसा है ना, कोई नहीं, मैंने शुरू से कहा कि अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया है मैंने समाज के लिए। हमको समाज क्या देगी सरकार, हम इस पर ज्यादा नहीं करते। बच्चों को यहाँ से पढ़ने मिल जाता है, बढ़िया पढ़ाई मिल जाती है। बच्चों को झारखंड बोर्ड से एग्जाम देने की अनुमति सरकार ने दे दी है। अगर उनका ध्यान हमारे रिजल्ट्स, हमारी व्यवस्था, हमारे समाज में इस तरह के विद्यालय का जो उठना, ऊपर उठना, अगर उनका नजरिया जाए, उनका नजर जाए तो जितना सोच पाए वो कम होगा। सर, आपने जो स्कूल को दिया है, जो समाज को दिया है, तो आपको कभी ये फील हुआ कि समाज ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है? गर्व होता है मुझे, आज भी बिल्कुल गर्व होता है। मैं जहाँ पहुंच जाता हूँ, हमारे बुजुर्ग भी जो होते हैं ना, हमारे बच्चे के शिक्षक आए हैं, हमारे चाचा लगते हैं, चूंकि इसी समाज के मैं हूँ, मेरे चाचा लगते हैं, कोई बड़े पापा लगते हैं, कोई दादा भी हैं, तो पर भी कुर्सी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी आए, चूंकि उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, उनको उस कुर्सी पर बैठाकर मैं दूसरी कुर्सी भले बनवा लेता हूँ। बहुत गर्व होता है मुझे, स्कूल मिलाकर बहुत गर्व होता है। आपने इस समाज से क्या कमाया? मान, सम्मान, इज्जत, इससे पहले जो लोगों को नहीं मिला शायद मुझे उससे ज्यादा मिला। जी, आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। किसी शादी समारोह में पहुंच जाता हूँ, जितने सगे संबंधी उनके घर आते हैं वो सब हमें पहचान जाते हैं, क्योंकि उस घर में जितने भी बच्चे होते हैं हमारे चरण छूते हैं आकर और हमें बड़ी सम्मान से बिठाते हैं। जब तक मैं वहां से चल नहीं जाता हूँ, वापस नहीं होता अपने घर के लिए, तब तक हमारे साथ बच्चे रहते हैं। ऐसा है ना कि मैं शिशु मंदिर में पहले पढ़ाता था, तो वहां पर चरण छूने की एक परंपरा रहती है। तो चूंकि उसी से मैं यहाँ आया, तो मैं उनका जो भी उनमें अच्छाइयाँ देखा मैंने यहाँ पर लाकर रखा है। अभी भी बच्चों को मैं कहता हूँ, बिना चरण छुए बच्चे विद्यालय नहीं आते अपने घर से। अपने माता पिता बुजुर्ग के चरण छू कर आते हैं। विद्यालय आने के बाद शिक्षकों को चरण छू करके ही और विद्यालय के भवन को प्रणाम करके बच्चे अंदर आते हैं। आप आकर सुबह का वीडियो कर ले उसका। आज भी ऐसा? हाँ, ऐसा हमारे यहाँ है। सर, आज कभी कोई ऐसा पेरेंट्स जो आपके पास आकर रोए हो कि मेरे बच्चों का एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे आप ही के स्कूल में पढ़कर पास हो सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो मेरे बच्चों को पास आउट करा सके? ठीक है, ऐसा बहुत होता है। और लेकिन इसका कारण ये होता है ना कि हम एडमिशन जो नहीं लेते हैं कभी कभी, अब बच्चे 8वीं पास करके आते हैं, वो अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं होता है। और चूंकि 18 से 20 महीने हमें 9 और 10 में समय मिलते हैं, चूंकि 9th और 10th चलती है, अब उतने समय में हम बच्चों को बना नहीं पाएंगे उससे बच्चों को। अभी ऐसा आपके स्कूल में हुआ कि कोई पेरेंट्स आया और रोया कि मेरे बच्चों का एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ से मेरे बच्चे पढ़कर पास हो सकते हैं, नहीं तो कोई स्कूल ऐसा नहीं है? लोगों में ऐसी भावना तो है, क्योंकि यहाँ पर कमजोर से कमजोर बच्चे पास करते हैं। सर, वो कमजोर स्टूडेंट के बारे में जो आपने बात कही, और सभी स्कूल में जो बड़े बड़े स्कूल है वहाँ पर पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, उसके बाद बच्चों का एडमिशन होता है। ऐसे भी बहुत सारे हमारे समाज में जो है ना, जी सर, पेरेंट्स बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जी बिल्कुल। अब उनका इंटरव्यू हो तो 5 बच्चे का भी एडमिशन नहीं हो। अच्छा। अब जहां तक रही कि कमजोर बच्चे का, मैंने कुछ बच्चों का पेरेंट्स को यहाँ पर आकर अनुरोध करना कि हमारे बच्चे यहीं से पास कर सकते हैं, एडमिशन लीजिए, और ये नौबत तब आती है अभी 40% बच्चे ऐसे आते हैं 8वीं क्लास पर, 8वीं क्लास पास करके, जो बच्चों को अक्षर और अंक ज्ञान भी नहीं है। अब जिनको अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं है, मैं उनको को मोलो कमल सिखाऊं, वैसे बच्चे को 22 महीने में मैं मैट्रिक कैसे करवा सकता हूं? जो बच्चे केवल किताब हिंदी आराम से पढ़ भी दे तो भी उनका नामांकन हो जाता है, उनको अभिभावक को आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, उनका एक मैंने स्कूल में एक जगह क्लोज करना रखना, क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ एडमिशन होता है। यहाँ 200 से अधिक बच्चे का एडमिशन एक क्लास में नहीं होता, जगह ही नहीं, जितनी जगह उतना ही। तो अब जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे बाहर आ जाएंगे, और जिनको एकदम अक्षर ज्ञान अंक ज्ञान नहीं, वो पढ़ करके रिजल्ट खराब हो जाएगा, उसका बेकार का हो जाएगा, रिजल्ट तो होगा ही नहीं उसका। इससे स्कूल की भी बदनामी। हम चाहते हैं वैसे बच्चों को सलाह देते हैं उनके अभिभावक को कि आप ऐसा करें, साइड से कोई तैयारी, यहीं के टीचर से पर भरोसा अगर आपको है तो उससे तैयारी करा करके बच्चों को कम से कम हिंदी और पढ़ने का ज्ञान, अक्षर अंक ज्ञान हो जाए बच्चों को, फिर आप आपको ला कर दें। अब उनको गलत तरीके से लें तो हम क्या करें इसमें? सर, पढ़ाई के दौरान कुछ बात जो आप पर आरोप भी लगे हैं, वो ऐसे आरोप है कि आपने मना किया कि जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो कहीं तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीम लोग हैं, उनका
कहना है, लेकिन अभिभावक से जाकर पूछे तो मैंने किसी बच्चे को ऐसा कहा नहीं यार, कहता भी नहीं। हाँ इतना कहता हूँ, जब बच्चे होमवर्क पूरा नहीं करते तो हम लोग उनको पूछते हैं कि आप होमवर्क पूरा नहीं करते हो, क्या कारण है? तो सर इतने बजे 4 बजे या 6 बजे से इतने बजे तक ट्यूशन में रहता हूँ। तो मेरे बेवकूफ, जब ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन का यहाँ का होमवर्क पूरा नहीं होता है, ट्यूशन का भी होमवर्क तो पूरा होता नहीं होगा, तो 4 जगह पढ़ने की क्या आवश्यकता है? एक ही जगह पर बढ़िया से पढ़ो। अगर दोनों जगह पूरा कर सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो की बना बनाया बात है ये सब। सर अभी एक तरह से हवा फैली हुई है आज 2023 में कि स्कूल बंद हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए, ना समझ की बात है सब, ना समझे की बात है, ऐसा होता नहीं है। और ये हम और समाज को एक अच्छी चीज दे रहे हैं, और हम और आप इस पर निर्णय लेने वाले होते कौन है? लेकिन सर फिर भी समाज में जब आप अच्छी चीजें दे रहे हो तो फिर समाज को इससे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको हर समाज में 100 में से 90 लोग मिलेंगे किसी चीज में पॉजिटिव, तो 10 लोग नेगेटिव मिलेंगे। और जहां नेगेटिव लोग नहीं मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी नेगेटिव लोग ही देते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी कभी कभी वो आंदोलन करना जरूरी होता है, तो वो उन पर हावी हो जाते हैं। हाँ, तो ये ठीक है, वो नेगेटिव लोग भी मैंने हमको पॉजिटिव देकर जा रहे हैं, मतलब जरूरी है वो समाज बहुत में। जरूरी है। और समाज वाला ऐसा कभी नहीं चाह रहा है कि ये बंद हो जाए। ना, ऐसा समाज भी नहीं चाहती, सरकार भी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहेगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय। और मैं पहली बार इंटरव्यू में आया था, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ मेरी बात आपको नेगेटिव लगी हो, उसको भूलना है, पॉजिटिव लेना है। और हम जहाँ कहीं भी जाएं तो ये ध्यान रखें कि हम वहाँ के नेगेटिव को ना लें। आप किसी समाज में जाएं, किसी सागे संबंधी के घर जाते हैं, तो हम उनके बारे में आकर बोलते हैं इस तरह नहीं था, अरे क्या अच्छा था, ये क्यों नहीं बोलते? तो हम पॉजिटिव लें, हमारा भी आप बात पॉजिटिव से ही, पॉजिटिव तरह से लें। और जो हमारे अंदर से अगर नेगेटिव आपको लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है आपसे। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आने वाले समाज में लोगों को ये पता चल सके कि एक सर ऐसा थे जिन्होंने पूरे समाज को एक अकेले दम पर बदलने की कोशिश की। इनका नाम रुपेश चौरसिया है। इन्होंने एक सरस्वती शिशु मंदिर से स्कूल शुरू किया पढ़ाना, और आज प्राथमिक, क्या नाम है सर? प्रस्तावित जोगीचक जयरामपुर उच्च विद्यालय सरकंडा। यहाँ पर आकर अभी भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे आकर पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, वो शायद बड़े बड़े स्कूल में भी इतने डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। और यहाँ के जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। इसकी राज इस वीडियो में तो सर ने आपको बता ही दी, और समाज में इसका एक बहुत ही पॉजिटिव स्वभाव है। और सर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।